हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के। स्टार्ट करते हैं। सो मैं टॉपिक वाइज कराता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको ये जो वीडियोस है, जो स्लाइड है, थोड़ी लंबी लगेगी, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बेसिक सा है, ठीक है। बहुत आसान है और पेपर भी बहुत ईजी आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी पेपर की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पेपर तो आते जाते रहते हैं, बहुत आसान है। जितना हम ज़्यादा सोचते हैं ना कि इतना हार्ड आएगा, ये कुछ नहीं होता वहाँ जाके एक्चुअली में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है? देखो, इकोनॉमी मीन्स द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि एक इकोनॉमी के एक एरिया, एक सिस्टम के अंदर किसी चीज़ को बनाना, उसको भेजना और उसको कंज्यूम कर लेना, गुड्स और सर्विसेज को एक कंट्री के अंदर, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। जनरली ये है, ठीक है। इट शोज हाउ पीपल अर्न मनी, की पीपल कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे बिजनेस काम करता है, कैसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ होते हैं। बेसिक सा मतलब ये है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना, उसका मतलब वो मेजर की जा सकती है कि भाई हमारे देश की जो जीडीपी है वो इतनी ग्रो कर गई, हमारे देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन को टच कर गई, या हमारे देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर गई। ये क्या है? आप मेजर कर पा रहे हो ना नंबर में। ये होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे देश में जो लोगों की हेल्थ है वो अच्छी हो गई, एजुकेशन अच्छी हो गई, ठीक है। पोवर्टी कम हो गई, गरीबी गरीबी कम हो गई हमारे देश में। ये क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना, वो क्वांटिटिव में होती है, मतलब नंबर्स में मेजर करी जा सकती है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप क्या बात करते हो? हेल्थ के बारे में, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट हुई, पॉवर्टी कम हुई कि नहीं हुई, एजुकेशन लोगों में बढ़ी कि नहीं, ये सब। सो ये क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो पहला है मिक्स इकोनॉमी। देखो, हमारे यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों दोनों मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट अपना रूल चला रही है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अपना रूल चला रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरकार दोनों आपस में मिलकर काम करती है। बिजनेसमैन का काम होता है इकोनॉमी को बढ़ाना, और पब्लिक सेक्टर का काम या पब्लिक इनका काम होता है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। तो हमारे जो देश है इसमें मिक्स इकोनॉमी है, तो हमने पढ़ाई है, 11th 12th में ही बताते हैं। मिक्स इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ठीक है। हमारी जो पॉपुलेशन का जो लार्ज पार्ट है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयबल है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं हमारे देश में। लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, ये तो है ही। हमारे जो देश है इसकी लार्ज पॉपुलेशन है हमारी इकोनॉमी की। लो पर कैपिटा इनकम है, मतलब इनकम पर पर्सन इज स्टिल लोअर, ठीक है। मतलब दूसरी कंट्रीज के मुकाबले हर एक पर्सन को जो इनकम मिलती है ना वो बहुत कम है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि बेरोजगारी ज़्यादा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब कि अमीर के पास ज़्यादा पैसा है, गरीब के हाथों में पैसा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अमीर ही सारा पैसा होल्ड करके बैठे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी, हमारे जो देश की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डेवलप के मतलब डेवलपिंग फेज में है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। सो ये कुछ हमारे इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, आईटी, कम्युनिकेशन, ये सब बहुत बढ़ रहा है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ धीरे धीरे, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना में आपने देखा होगा, चाइना सामान एक चीज़ को 1000 बार बना सकता है एक दिन में, ठीक है। ऐसा है। हाई डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, हमारी जो देश की इकोनॉमी है, हम जो हैं बाहर के देश पे, बाहर के देशों के सामान पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। बाहर के देश से भी ज़्यादा सामान आता है, ऐसा नहीं है हम अपने यहाँ भी बनाते हैं, पर बाहर के देश से भी हम उन पर डिपेंडेंट हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन हो रही हो, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगा। आगे आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल सरल सा मतलब ये है कि हमारे जो देश की इकोनॉमिक है, हमारी जो देश की इकोनॉमिक पूरी इकोनॉमी है, उसको डेवलप होने में क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे, हमारे पास पेट्रोलियम, कोल, इन सब की खदानें कम होंगी, जो कोल है उसकी खदानें कम होंगी, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो, उस पर असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो है कि हमारे जो देश हैं वहाँ पर, हमारे देश में जो स्किल्ड
लेबर है वो बहुत कम है, मतलब पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा स्किल वाले लोग बहुत कम है। इसलिए बाहर के देशों में आईटी में इसमें ये सब चीज़ों में बहुत डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहाँ स्किल्ड वाले लोग ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कैपिटल फॉर्मेशन, मोर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर डेवलपमेंट, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा फैक्टर है कि जो पैसा है कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छी ग्रोथ होगी। टेक्नोलॉजी एक फैक्टर होता है कि हमारे पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, तो ये स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज आज कोई और पार्टी रूल कर रही है, कल कुछ और रूल कर रही है, तो उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। वो सरकार अपनी पॉलिसी लेके आती है, वो कुछ चेंज करती है तो नहीं आ जाती है, वो चेंज कर देती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रोड्स अच्छे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होगी, तो हमारे जो देश की है वो तरक्की और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होनी चाहिए, उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये सब। फॉरेन ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, सोशल और कल्चरल फैक्टर भी, एजुकेशन, सोशल माइंड, मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो भी थोड़ा डेवलप होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा पुरानी सोच में अटक के रहना है। ठीक है, टाइम के साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी में कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में इकोनॉमी की। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? एक तरीके से ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है ना, ये एक ऐसा रूल्स और प्रोग्राम्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में। सो इंडिया इंट्रोड्यूस एट इट्स फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इन 1952, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो, मतलब हमारे जो देश है वो पहली कंट्री बना जो जिसने पूरी दुनिया में ये काम पहली बार करा, पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आए। पॉपुलेशन पॉलिसी में जनरली बेसिक सा बता देता हूँ। इसमें क्या है कि जो फैमिली है, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करा जाता है, छोटी फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रमोट करा जाता है कि भई आप फैमिली अच्छे से फैमिली प्लानिंग करो, ये नहीं कि बच्चे पैदा कर ही जा रहे हो। ठीक है, सोच समझ के करो, जितना आपके पास आप पैसे हैं आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, आप उनके खर्चे मतलब उठा सकते हो, उस हिसाब से आप फैमिली प्लानिंग करो। ठीक है, फोकस ऑन रिड्यूसिंग बर्थ रेट थ्रू एजुकेशन, मतलब कि बर्थ पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर बर्थ रेट को कम करा जाएगा। कैसे करा जाएगा? लोगों को एजुकेशन दे के कि भाई ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, 2 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, ऐसे। ठीक है, वो फीमेल जो होती हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी कि भाई पूरे फैमिली पे बर्डन आ जाता है, इतने सारे जो बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सब जो एजुकेशन है जो भी दी जाएगी ताकि बर्थ रेट थोड़ा कम हो सके। प्रोवाइड फ्री लो कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस, मतलब कि ये कुछ पिल्स होती हैं जो कि वुमेन को प्रेग्नेंट होने में रोकती हैं। ठीक है, टारगेट रिड्यूसिंग, ये फ्री में प्रोवाइड करी जाएंगी, कम कॉस्ट पे दी जाएंगी, ऐसा कुछ। टारगेट्स रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कि बच्चे कम मरे, जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर दी जाए कि वो पैदा होते ही वो मर ना जाएं 1 साल के अंदर। ठीक है, ताकि जो फैमिली है उनको ये ना लगे कि हमें और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ कि भाई हमारे वो हेल्थ केयर नहीं संभाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा कर लो, क्या पता एक को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा तो मतलब पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ। फोकस ऑन डिलेड मैरिज, मतलब कि जो मैरिज है वो डिले हो धीरे धीरे, मतलब कि ऐसा ना हो कि एकदम से शादी कम एज में हो रही है, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एनपीपी 2000, ये इसका एम है कि हमारी जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है वो 2045 तक आनी चाहिए। ठीक है, सो ये थी पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं अच्छे से बता दूंगा, जो मुझे लगेगा कि बहुत आसान है और कर सकते हो वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना आप कि पेपर आसानी आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी कमेंट में आप बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि क्या है, देखो बेसिक सा मतलब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कि एकदम से मीन्स वेरी फास्ट एंड सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के अंदर एकदम से पॉपुलेशन बढ़ते चले जाना, बढ़ती जा रही है, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लोग कम मर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा।
ठीक है, ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बेसिक सा मतलब ये होता है। इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट फॉल शार्पली, मतलब कि बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं। ठीक है, इट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है। जैसे कि आप भी शहरों में रह रहे हो, सिटीज़ में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, आप धीरे धीरे देख रहे होंगे अपने आसपास कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक ज़्यादा होने लगा है, गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं रोड पे। सो ये पॉपुलेशन के बढ़ने का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरीके का इशारा है कि भाई पॉपुलेशन सच में बढ़ रही है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स टू मैनी पीपल, मतलब सिंपल वर्ड में समझो आप, ज़्यादा लोग और कम रिसोर्सेज, ये बहुत दिक्कत की बात है। मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया क्या है? हाई बर्थ रेट, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लोग कम मर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं तो लोगों का इलाज अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से लोग कम मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है। लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत बार क्या है, वुमेन ने या फैमिली में एजुकेशन नहीं होती कि भाई हमें हिसाब से करना चाहिए, हमें हिसाब से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब। उससे क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि बड़ी बड़ी फैमिली होनी चाहिए, ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। इन सब की वजह से भी क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से पुअर फैमिली प्रेफर मोर चिल्ड्रन, ताकि जो गरीब लोग हैं वो फैमिली, जैसे गांव में लोग रहते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि भाई हमारे काम आ जाएगा, खेती बाड़ी में काम कर देगा, कहीं बाहर कर लेगा तो फैमिली में इनकम सपोर्ट मिलेगा। ये सारे कुछ कारण हैं मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। ठीक है, हाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि कैसे पॉपुलेशन का एकदम से बढ़ जाना इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देता है एक तरीके से। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, देखो जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो काम काम कम होगा। क्यों भाई, एक बात बताओ, जहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 लोग काम करने की जगह है, वहाँ पर आप 10 लोगों को नहीं बिठा सकते भाई। ठीक है, वहाँ सिर्फ 5 की ज़रूरत है तो 5 ही करेगा। और कोई प्राइवेट सेक्टर है वो भाई अपने खर्चे कम करने की कोशिश करता है ना। प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है, खर्चे कम से कम और इनकम ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा लोग तो वो फिर भी नहीं हायर करेंगे। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से नौकरियां जो होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नौकरियां कम होती हैं। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो कम रहती है। अब आप खुद सोचो ना, अगर एक आदमी को 1 लाख रुपए मिल रहे थे, वहीं अब और पैदा हो गए और वही जॉब करना चाहते हैं, वही कर रहे हैं, तो वो जो इनकम है वो कट जाएगी। फिर क्या होगा, एक को 20 मिल रहे हैं, एक को 20 मिल रहे हैं, एक को 20 मिल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इंडिया में क्या है, जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है। लोग 500 रुपये में, 400 रुपये में एक एक दिन के लिए काम कर देते हैं। बाहर के देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन मैनेज है अच्छे से। और ऐसा देखा गया है जहाँ पर एजुकेशन वेजुकेशन अच्छी होती है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन जनरली स्टेबल रहती है। प्रेशर ऑन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सन पे प्रेशर आएगा, वाटर, फूड, लैंड। भाई एक तरीके ऐसा थोड़ा है कि लैंड इन्फिनिटी है, मतलब कितनी भी लैंड है हर जगह फैली हुई है, ऐसा नहीं है ना। लैंड भी एक लिमिटेड, वो भी एक रिसोर्स है, वो भी कम है। ठीक है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो एक तरीके से क्या है, ये भी इनसफिशिएंट है इतनी सारी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए। स्लो कैपिटल फॉर्मेशन, मनी इज स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स इंस्टेड ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, मतलब बेसिक नीड पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि स्लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लोग जो है वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे अपनी बेसिक नीड्स पे। क्योंकि क्यों, एक तो इनकम कम, ऊपर से उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी, तो वो कहाँ से सेविंग और इन्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि ग्रोथ कहाँ से आएगी, इन्वेस्ट करने से। पैसा लोगे कहीं इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस करोगे, उससे उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो लोगों के पास खुद के ही खर्चे पूरे करने के लिए पैसे नहीं, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, धीरे धीरे क्या होता है, लेस स्पेंडिंग, हेल्थ एजुकेशन, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी लोगों के पास, तो हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी बन जाता है एक तरीके से कि भाई इतने सारे फ्री में स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, सब्सिडीज दो, तो गवर्नमेंट के भी फिर टैक्स रेट भी बढ़ाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को ये सब पूरा करने के लिए। लो प्रोडक्टिविटी, वही कम हो जाएगी, मोर पॉवर्टी, ज़्यादा गरीबी, बस।
लैंड रिफॉर्म और लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड देखो, लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम और मेथड होता है जिसमें ये मैनेज करा जाता है कि लैंड कौन ओन करेगा, कौन मैनेज करेगा। मतलब कि पूरा सिस्टम की जो लैंड है ना, वो इंडिया में पूरी इस कंट्री में कैसे यूज होगी, ठीक है, कैसे ओन की जाएगी, कैसे मैनेज करी जाएगी। इट डिसाइड हु ओन्स द लैंड, हु कल्टिवेट इट एंड हु गेट द प्रोड्यूस। मतलब कि लैंड टेन्योर सिस्टम के अंदर ये डिसाइड करा जाता है कि कौन उसे लैंड को ओन करेगा, कौन उसमें बोएगा, कौन उसका जो प्रोड्यूस है वो लेगा, ये सब। एग्जाम्पल जैसे कि जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, माहलवारी सिस्टम, ठीक है। ये होता है लैंड टेन्योर, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म ये मैं इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं करा रहा क्योंकि 11वीं 12वीं में सब कराया जाता है बेसिक से एकदम। लैंड रिफॉर्म क्या होता है, लैंड रिफॉर्म में क्या होता है, लैंड रिफॉर्म आर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लैंड ओनरशिप पैटर्न, एम टू ब्रिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गांव है, एक गांव के अंदर 50 लोग रहते हैं, सपोज 50 लोग रहते हैं, उसमें से पूरे गांव की जो खेती है वो 20 लोग ही ओन करते हैं या 10 लोग ही ओन करते हैं, बाकी सारे जो 30-40 बचे लोग हैं वो मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लैंड रिफॉर्म सिस्टम में क्या करा जाता है, जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है लैंड का, ठीक है, ताकि एक्सप्लॉयटेशन कम हो। जिससे कि अब पहले एक गांव में 50 लोग रह रहे थे, 10 लोगों के पास ही पूरे गांव की जमीन थी। लेकिन अब क्या चेंज कर दिया लैंड रिफॉर्म के अंदर कि भाई अब 30 लोगों को या 45 लोगों को बांट दी, थोड़े थोड़े हिस्से करके अच्छे से। जिससे क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। मेन लैंड रिफॉर्म क्या हुए थे, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रिमूव मिडल मैन, फार्मर गोट लैंड राइट्स, ये सब। लैंड सीलिंग एक्ट कर दिया था कि एक फिक्स अमाउंट सेट कर दिया था कि इतने बीघे ज़मीन ही रख सकते हो, एक आदमी के पास इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, ठीक है, लैंड्स का, छोटे छोटे फार्मर्स को दे दी थी लैंड काफ़ी ज़्यादा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कंबाइंड स्कैटर, मतलब कि बहुत जगह क्या था, मान लो प्लॉट्स कटे होते छोटे 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 छोटे, उन सबको मिला के एक बड़ी सी ज़मीन बना दिया था। क्योंकि भाई एक 50 बीघे वो 50 गज 100 गज या 1 बीघे 2 बीघे में खेती नहीं होती भाई। एटलीस्ट कम से कम 10-15 बीघे तो हो एक फार्मर के पास कुछ खेती करने के लिए बड़े स्केल पे, ठीक है, ये सब। सो ये मेन लैंड रिफॉर्म से जो इंडिया में हुए थे। नेक्स्ट है मेन कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब कि जो हमारा देश है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है वो पिछड़ गया है काफ़ी। पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे तो बहुत सही था, वो भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से वो एक तरीके से फोकस ही हटा दिया। तो ऐसा क्या कारण थे, पहला, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। क्या हुआ, लैंड जो है वो, अब आपने पहले पढ़ा होगा कि भाई लैंड रिफॉर्म्स हुए, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये सब हुआ। लेकिन अब आप खुद सोचो, एक परिवार है उसके अंदर 4 बच्चे हैं, फिर उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, तो जो लैंड है ना वो जब पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफर होती रही ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बस बढ़ती रही। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस आई। भाई इतनी सी जमीन पे क्या करे, फिर वो बच्चा क्या सोचता है, चलो बेच बाग के शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, शहर में घर बना लेते हैं, वहीं जॉब नौकरी करते हैं। लो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम था, नई नई मशीनरी ये सब नहीं आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैकवर्डनेस आई। ओवर डिपेंडेंसी ऑन मानसून, खुद के पास ट्यूबवेल्स ये सब नहीं था पहले, तो बारिश पे ज़्यादा लोग निर्भर थे। लो कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, पुअर सॉइल हेल्थ, लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, लोगों के पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी, ये सब। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना ये पिछड़ गया एक तरीके से। अब इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो ये पिछड़ापन है इसको हटा सकते हैं, उसी का उल्टा कर दो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करो, कैनाल ट्यूबवेल बना दो, लैंड रिफॉर्म कर दो कि भाई कंसोलिडेशन कर दो लैंड का। लैंड को बांटो मत, छोटे छोटे टुकड़ों में जो लैंड बटी हुई है ना उसको वापस एक जोड़ के बड़ा सा पीस बना दो, ठीक है। बेटर सीड्स, अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ करो, HYV सीड्स यूज़ करो, स्टोरेज और वेयर हाउस बना दो जहाँ लोग अपना सामान स्टोर कर पाए, अपने फूड फूड प्रोसेसिंग हो पाए, ये सब। बेटर मार्केटिंग सिस्टम, MSP लिया हो, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब। सो ये क्या है, इनसे हम अपने एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस को, पिछड़े हुए एग्रीकल्चर को वापस से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन मकसद था ना वो ये था, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत थी खाने पाने की, ठीक है। हमारे पास खाने पीने के लिए बहुत फूड बहुत कम था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी।
ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ था, एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी। वाइट रेवोल्यूशन भी आया था मिल्क के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि 1960s में आया था। ठीक है, इसमें क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करी गई थी। मतलब ये जो सीड्स थी ना, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की और थोड़ी महंगी होती थी। ठीक है, और इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ किया गया ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हम जो किसान लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएँ और देश को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज दे पाएँ, ताकि देश के पास खाने के लिए खाना हो। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मकसद था कि भाई अब जो हमारे देश में जो खाना बन रहा है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ 1960s की। अब जो कल्टीवेशन हो रहा है, जो खेती बाड़ी हो रही है, वो अच्छे से नहीं हो रही। तो इसमें क्या हुआ, हाई यील्डिंग सीड्स लाए, अच्छी क्वालिटी की सीड्स दी फार्मर को, भाई ये वाली सीड्स डालो, केमिकल वेमिकल डालो, बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी। ठीक है, जहाँ पर कुछ बीघे में कुछ क्विंटल चावल हो रहे थे, वहाँ और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, जहाँ एक क्विंटल, सपोज एग्जांपल, जहाँ एक क्विंटल हो रहे थे वहाँ 5 क्विंटल होने लगे, या 2 क्विंटल होने लगे, 3 क्विंटल होने लगे, मतलब बढ़ गई। ठीक है, इन इसकी वजह से, किसकी वजह से, इन सीड्स की वजह से और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से। फीचर क्या था, HYV सीड्स लाए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, इरिगेशन मेथड्स लेके आए। ठीक है, और इंडिया के अंदर ट्रैक्टर्स वैक्टर्स हार्वेस्टर्स इन सब का यूज़ करना स्टार्ट करा। और ये सब जो हुआ ना, ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब जगहों पे ज़्यादा देखा गया। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मेन फोकस क्या था कि भाई चावल उगाओ और गेहूँ उगाओ, क्योंकि ये हमारे देश का खाना है। चावल खा लेंगे, गेहूँ खा लेंगे, पेट भर लेंगे बस। ठीक है, इतना तो चाहिए ही। बेनिफिट क्या था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ गया, डिपेंडेंसी बढ़ गई, फूड इम्पो बाहर के देश से खाना नहीं मंगाना पड़ेगा। ठीक है, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई। लिमिटेशन क्या लाई, ओनली बेनिफिटेड फ्यू स्टेट, कुछ ही स्टेट में ये काम किया अच्छे से। इंक्रीज इनइक्वालिटी अमंग फार्मर के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ना शुरू हुई। सोइल बहुत खराब हुई, क्यों, केमिकल डालने से। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कम लोग काम करते हैं, लेबर वर्क ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ। मतलब छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम करती हैं एक शहर में, ऐसा टाइप। तो क्या होता है, एक छोटी इंडस्ट्री का काम, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम क्या होता है, क्या रोल प्ले करती है वो इंडिया की ग्रोथ में। देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जॉब ज़्यादा जनरेट करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, मतलब कि ये इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो रूरल एरियाज में, पिछड़े इलाकों में उनका डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। वहाँ पर आप सेटअप कर दो, वहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाएगी, पैसा आएगा तो वो भी सामान खरीदेंगे। शहर में जो सामान यूज़ करते हैं ये सब भी वो अपने गाँव में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा। लो कैपिटल, भाई कम पैसा चाहिए होता है इन्हें सेटअप करने के लिए। सपोर्ट लार्ज इंडस्ट्रीज, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है, उसे डब्बे चाहिए होते हैं प्लास्टिक के पैक करने के लिए। ठीक है, उसमें पैक करके वो भेजती है। तो जो छोटी इंडस्ट्री है क्या करेगी, प्लास्टिक के या फिर जैसे भी डब्बे होने चाहिए, ये डब्बे बना के दे देगी, वो पैक करके आगे भेज देगी। तो इनकी भी इनकम हो गई, उनका भी काम हो गया। रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, ये सब बेसिक्स है, पढ़ लेना। व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, बहुत छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत छोटी सी, क्या कहते हैं, अ, एक तरीके से वर्कशॉप टाइप या कुछ भी ऐसा कह लो। जैसे कि हमने देखा गांव में क्या होता है, एक छोटे से घर में जो लोग होते हैं ना, जो दिए बनाते हैं और जो पोट्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके से जो हैंडमेड काम भी करते हैं। ठीक है, ये सारी क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप होती हैं, जहाँ पर लोकल स्किल और ट्रेडिशन रिक्वायर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर राजस्थानी इलाके होते हैं या जो भी इलाके होते हैं, वहाँ पर अपने ट्रेडिशन का सामान बनाते हैं हाथ से। ठीक है, और उसको सेल करते हैं। तो ये छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि हैंडलूम हो गया, वीविंग पोएट्री, कारपेंट्री, कैंडल मेकिंग, बास्केट मेकिंग, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही बेसिक है। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव के लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी। प्रमोट ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, जो पुरानी ट्रेडिशनल स्किल है, जो कल्चर है लोगों का, उसका क्या होगा, प्रमोशन होगा, बाहर के देश से लोग आएंगे,
उन शहरों में, गाँव में जाके देखें कि भाई देखो कैसे कैसे हाथों से बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा, हमारी हेरिटेज जो है वो बची रहेगी। लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, माइग्रेशन भी कम होगा, लोग शहरों में कम जाएंगे, गाँव में ये सब करके पैसे कमा लेंगे। ठीक है। सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, गाँव में अक्सर लोग, गाँव में जो औरतें हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता काम वाम करने के लिए, तो ये उनके लिए एक तरीके से एम्पावरमेंट का काम करे। भाई वो अपने घर में एक छोटा सा मान लो कुछ कपड़े सिलने का काम खोल के क्या कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, तो वो भी घर के इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये होता है रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दे, वैसे बहुत आसान है, ये सब बेसिक्स है, 11वीं 12वीं का पढ़ा हुआ है। ठीक है, 11वीं 12वीं में सब कराया जाता है, आसान है। प्रॉब्लम ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो प्रॉब्लम्स है ना, जो बड़ी बड़ी जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में, इसके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये। सो जो इनके साथ प्रॉब्लम क्या क्या रहती है, वही है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। भाई पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीनें यूज़ करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। कॉटन में, टेक्सटाइल में, आईटी वाईटी कंपनी में तो आजकल लेटेस्ट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाथों से, ये जो इन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस नहीं किया जाता, कॉटन टेक्सटाइल पे। ठीक है, तो ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये एक मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होता, अच्छी क्वालिटी की कॉटन नहीं मिलती, और सप्लाई भी अच्छी नहीं होती। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो क्या होता है कि एक तो पुरानी टेक्नोलॉजी, ऊपर से लेबर वेबर का भी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो सामान जो 500 में बन सकता था वो 1000 तक पहुंच जाता है। कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये क्या क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, बाहर के देश की कंट्री चाइना जो है, जो इंडिया में जो ये सामान 500 रुपये में बना रहे हैं ना, बाहर जो चाइना है वो उसे 100-200 रुपये में बना के इंडिया में भेज देता है। तो बाहर की कंट्रीज से भी कंपटीशन इनको फेस करना पड़ रहा है हमारे देश में, जो ये कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं। पुअर वर्किंग कंडीशन, भाई अच्छी कंडीशन नहीं होती, काम करने की जगह अच्छी नहीं होती, अच्छे से प्लानिंग, मतलब अच्छे से जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ ऑर्गेनाइज नहीं करी जाती। ठीक है, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनी ओल्ड मिल्स सफ़र फ्रॉम पुअर प्लानिंग, वही जो पुरानी पुरानी मिल्स है कॉटन टेक्सटाइल की, वहाँ पर अच्छे से भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रखा, क्या पता कब क्या गिर जाए उनकी सिर पे। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कॉटन टेक्सटाइल में। पहली बात, कॉटन और टेक्सटाइल जो इनका डोमेस्टिक मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉटन बेस, कॉटन, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये भी एक कॉटन का हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसका फ्यूचर है एक तरीके से, इस फ्यूचर में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे कि पीएम मित्रा, पाक्स, टफ्स, पीएलआई इनकरेज ग्रोथ, हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, फ्यूचर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, हम बाहर के देशों में भी हमारे देश का हाथों का, एक कॉटन का टेक्सटाइल का बना हुआ अच्छी क्वालिटी का कपड़े, क्लॉथ, ये सब बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इससे क्या होगा, और ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ये सब इनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है जो इन कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हैं फ्यूचर में, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है नीति आयोग, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान से कर लेना। मैं तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से बेसिक बता के चल रहा हूँ, आपके माइंड में क्लियर करके चल रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, नीति आयोग क्या होता है, फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको हटा के उसको नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, एक तरीके से सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, मतलब कि ये जो पॉलिसीज बनाई जाती है सिर्फ थिंक टैंक है, मतलब ये सोचता है, अपनी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है नीति आयोग। वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी, जैसे कि मैंने बताया, एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवाइस करती है उनको कि भाई उनको कुछ काम करवाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करती है, एडवाइस करती है। पॉलिसी मेकिंग, कोई भी पॉलिसी प्लान बन रहा है उसमें हेल्प करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनकरेज बेटर कोऑपरेशन बिटवीन, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बातचीत बना के रखने का काम कौन करती है, नीति आयोग। ठीक है, आपस में कोऑपरेट करके काम करे, ये सब। मॉनिटरिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसको मॉनिटर करती है, देखती रहती है कि भाई सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, एक्ट एज अ नॉलेज हब, सारी चीज़ें ये पूरे अच्छे से क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं, और उसके ऊपर क्या देती हैं, डिसीजन देती हैं, पॉलिसी बनवाने में हेल्प करती हैं, अच्छी से अच्छी स्टेट और गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नीति आयोग।
सो ये है नीति आयोग, इसको और अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी आपको, अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना। चीज़ और याद रखना, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन था, या ये जो मैंने अभी आपको कराया नीति आयोग, इन सब की डेट भी लिख देना, ठीक है। उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ भाई बच्चे को पता है। उसके बाद आता है आरबीआई। आरबीआई क्या है हम सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है, सब ये संभालता है, ठीक है। मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल मनी सप्लाई, कि भाई हमारे देश में पैसा कितना फ्लो होगा, क्या इंटरेस्ट रेट होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। इश्यूअर ऑफ करेंसी, आरबीआई क्या क्या करता है, नोट छापता है, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये क्या करता है, बैंकिंग की जो नीड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए सब संभालता है, ठीक है। छोटे जो कमर्शियल बैंक्स है, जो उन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उन पे नज़र रखता है ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यूज टूल्स लाइक सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये सब तो बेसिक्स हैं, ये सब हमको पता ही है, ठीक है, कराए हैं पहले भी, 11th 12th में सब पढ़ा रखा है, इजी है एकदम, बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, 1975 में स्टैब्लिश करे गए थे, ठीक है। इनका फोकस क्या रहता है, सेमी रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज हैं इनमें सर्विस प्रोवाइड करना। भाई वहाँ के किसान के पास बैंक अकाउंट नहीं है, वहाँ जाके उनका खाता खुलवाना, उनको कोई भी लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब प्रोवाइड करना, ठीक है। सो ये मेन काम होता है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स का। छोटे छोटे फार्मर को, छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना, रूरल वर्कर्स को सपोर्ट करना, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय 3 पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, ये सब इनको सपोर्ट करते हैं। इनका क्या काम क्या होता है, एग्रीकल्चर लोन, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन्स प्रोवाइड करना, ये सब इनका काम होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स आर मेंबर्स ओन बैंक बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। मतलब कि जैसे कि मैं बताता हूँ, फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। जैसे कि सात आठ लोग आए या 20-25 लोग आए, सब ने आपस में मिलकर कहा कि भाई हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया, एक एक तरीके से गुल्लक में, मान लो एक गुल्लक में पैसा डाल दिया सब ने। उसके बाद उन 25 लोगों में से किसी एक को जरूरत पड़ गई पैसे की, अपनी बेटी की शादी करवानी है या फिर खेती बाड़ी में चाहिए, उसको जरूरत पड़ गई, तो वो क्या कहेगा, वो आएगा उस गुल्लक में से, उसको पैसे की जितनी नीड है उसी हिसाब से, जो भी प्रिंसिपल, जो भी रूल्स डिसाइड किए होते हैं उसके हिसाब से वो पैसे लेगा, पर उसे कम ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो गुल्लक में पैसे उसने डाले थे, तो मान लो उसने 1000 रुपये लिए तो बाद में 1000 रुपये ला के ही डाल देगा, नहीं, उसे भी ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कम इंटरेस्ट रेट पे। सो ये होता है कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, कोऑपरेशन बनाई जाती है और सब आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, और वहाँ पर ये जनरली छोटे छोटे फार्मर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को, रूरल पीपल को लोन प्रोवाइड करते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, ये होता है। कहते कहते भी वीडियो बड़ी हो ही गई, पर कोई नहीं, ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट, देखो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मैंने बताया बैंक्स वैंक्स हो गए सब आपके, इनका क्या रोल है हमारे गाँव के एरिया को डेवलप करने का। देखो बेसिक सा है, गांव के लोगों को लोन मिलेगा तो फार्मिंग कर पाएंगे, इरिगेशन कर पाएंगे वो, ठीक है, ट्यूबवेल लगा पाएंगे, ट्रैक्टर ले पाएंगे, ठीक है, लोन मिल जाएगा तो ये सब कर लेंगे, वो खेती में काम आ जाएगा, खेती हो जाएगी, फसल हो जाएगी, उसे बेच के पैसा कमा लेंगे, तो उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। प्रमोट इंडस्ट्रीज, हेल्प स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू ग्रो, वही लोन प्रोवाइड कर देंगे तो ये सब की ग्रोथ हो जाएगी। सपोर्ट एग्रीकल्चर में सपोर्ट करना, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, गरीबी की रेखा को कम करना, क्योंकि क्या होगा, लोन मिल जाएगा तो वो अपनी अपनी जो खेती बाड़ी में उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है वहाँ करके वो उससे पैसा कमा के लोन दे देंगे और वो पैसे भी कमा लेंगे, ठीक है। क्योंकि फार्मर के पास पैसे की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो खेती नहीं कर पाता, बहुत बार फसल भी खराब हो जाती है तो और नुकसान हो जाता है। सो बेसिक सा यही है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं, अच्छे से तैयारी कर लेना, पेपर के लिए पढ़ लेना,
और ये वीडियो पहले ही देख लेना, एक दो बार वीडियो देख लेना ये भी, और खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।